आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेखन कला और शहरी जीवन इसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा जिसमें मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। आप चाहो तो साथ ही साथ इसके नोट्स बना सकते हो। एग्जाम के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप आसानी से चीज़ों को रिविजन कर पाओगे। आपको बुक पढ़ने की द्वारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। ठीक है, एक ये सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और क्या क्या चीज इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो मेसोपोटामिया जो नाम है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, मेसोस का मतलब मध्य, और पोटेमोस इसका मतलब है नदी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है वो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। वो जो दो नदियां वो दजला और फरात, ठीक है, इनके बीच जो क्षेत्र स्थित है उसे कहते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। देखो, ये जो सभ्यता है वर्तमान में बात करें तो ये इराक गणराज्य का हिस्सा है, इराक में आता है ये। और यह सभ्यता दजला और फरात नामक दो नदियों के बीच फली फूली है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें तो ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, और उस टाइम पीरियड पे आप देखोगे तो वहां पे शहरी जीवन देखने को मिलता है। ठीक है, विशाल एवं समृद्ध साहित्य भी देखने को मिलता है। वहाँ पे गणित की जैसी जो विषय है वो देखने को मिलते हैं, खगोल विद्या, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं उस टाइम पीरियड पर। और आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरी दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। मतलब मेसोपोटामिया का एक टाइम पे, देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता है। उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग सभ्यताएं उभरी हैं। देखो उसी प्रकार से जिस मेसोपोटामिया के जो ये दक्षिण वाला हिस्सा है, इसमें क्या है, एक टाइम ऐसा आता है कि सुमेर की सभ्यता उभरती है। ठीक है, मतलब सुमेर एक शहर है यहाँ पर, वो मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो इस प्रकार से वहां पे सुमेर की सभ्यता उभर कर आती है। फिर अक्कद अस्तित्व में आता है। तो इस तरीके से जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो छोटी छोटी सभ्यताओं का एक मिक्सचर है। ठीक है, अभी मैं इसमें हम देखने वाले हैं। इसके अलावा 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। मतलब देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता का एक टाइम पे जो प्रमुख जो शहर था वो सुमेर था, तो सुमेर की सभ्यता कहलाई। जब सुमेर की सभ्यता खत्म हुई तो अक्कद आया। ठीक है, तो ये भी जब ये समाप्त हो गया तो ये देखने को मिलता है कि बेबीलोन एक शहर है, ये प्रमुख शहर हो गया, तो इसको कहा जाने लगा बेबीलोन की सभ्यता। ठीक है, मतलब बेबीलोनिया के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से जो मेसोपोटामिया सभ्यता, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो शहर हैं वो टाइम टू टाइम अस्तित्व में आए और उनका वर्चस्व रहा। उस प्रकार से देखने को मिलता है कि इसमें अलग अलग सभ्यता यहाँ पे पनपती हैं। इसके अलावा 1100 ईसा पूर्व में जब असीरियाई ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। और इस क्षेत्र की जो प्रारंभिक भाषा थी, जो सबसे प्राचीन जो थी, वो सुमेरियन भाषा थी। ठीक है, याद रखना, एक नंबर में पूछ लेता है। इसके अलावा 2400 ईसा पूर्व में जब अकदी भाषा लोग यहाँ आए, तो अकदी भाषा ने सुमेरियन भाषा, यहाँ पे जाएगा ने, ठीक है, अकदी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। मतलब सबसे पहले मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली जो भाषा बोली जाती थी वो सुमेरियन भाषा थी। उसके बाद क्या होता है, अकदी लोग आते हैं 2400 ईसा पूर्व के आसपास, तो सुमेरियन की जो भाषा ये खत्म हो जाती है, अकदी भाषा स्टार्ट हो जाती है। और 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रयोग होने लगता है। पहले सुमेरियन भाषा खत्म होती है तो अकदी भाषा खत्म होती है तो फिर ये आता है आरामाइक। ठीक है, और जो ये आरामाइक है ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। इस तरीके से हमने जो इसका परिचय है जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हमने इसको देखा। ठीक है, मैं आपको एक बार और डिटेल से बता देता हूँ कि अभी तक मतलब क्या किस तरह की जो चीजें हमने पढ़ा है। ठीक है, ताकि इसको आप आसानी से समझ पाओ। देखो यहाँ पे जैसे ये दो नदी है, ठीक है, एक नदी है दजला दजला और एक नदी है फरात। अब इनके बीच जो ये क्षेत्र है ये मेसोपोटामिया सभ्यता के रूप में उभरा। अब इस मेसोपोटामिया सभ्यता में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो शहर थे वो अस्तित्व में थे, प्रभावशाली हुए, और इस प्रकार से उसी शहर के नाम से वो सभ्यता भी पनपी। ठीक है, मेसोपोटामिया में जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो थी हमारी सुमेर की सभ्यता। ठीक है, अभी हमने पीछे में पढ़ के आए हैं। देखो, सुमेर की सभ्यता, सुमेर एक शहर भी था
ये प्रभावशाली हुआ तो ये सुमेर की सभ्यता कही जाने लगी। जब होता क्या है, देखो जब सुमेर की सभ्यता क्या होता है, खत्म होती है, समाप्त होती है, तो उसके बाद जो अस्तित्व में आता है वो अक्कदी आता है। ठीक है, वो देखने को मिलता है हमें अक्कद, एक शहर है, ये प्रभावशाली हुआ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका वर्चस्व स्थापित हो गया। तो जो अक्कद है ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। जब अक्कद समाप्त हो जाता है उसके बाद जो प्रभुत्व में आता है जो शहर, वो आता है बेबीलोन। बेबीलोन, ठीक है, ये शहर अस्तित्व में आता है। और जब बेबीलोन अस्तित्व में आने लगा तो मेसोपोटामिया जो है वो बेबीलोनिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया सब एक पूरा पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अलग अलग सभ्यता टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा है। इसके अलावा देखो, सबसे पहले जो सभ्यता तो सुमेर थी, इसीलिए यहाँ पे जो सबसे पहली जो भाषा बोली जाती थी वो सुमेरियन भाषा थी। ठीक है, ये भी याद रखना। देखो यहाँ पे थी सुमेरियन भाषा, सुमेरियन, सुमेरियन भाषा थी। फिर जब सुमेर की सभ्यता खत्म हुई तो सुमेरियन जो भाषा ये भी खत्म हुई। अब अक्कद अस्तित्व में है ना, तो अब अक्कदी भाषा बोली जाने लगी, अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। और जब अक्कदी भाषा का जब समाप्ति हुई तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं। देखो एक मिनट, देखो यहाँ पे जब क्या है, अक्कदी भाषा खत्म होती है तो धीरे धीरे आरामाइक, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आरामाइक आ जाता है, आरामाइक भाषा अस्तित्व में आती है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, ये चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, तो अभी तक हमने जो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ये सुमेर क्या, अक्कद क्या, बेबीलोन क्या, मैंने आपको ये समझा दिया। ये शहर है, टाइम टू टाइम अस्तित्व में आए और ये प्रसिद्ध होते गए। ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता, इन सब चीजों का पूरे इन्हीं सब चीजों का कलेक्शन को कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और भाषा भी उसी का गुण आती रही, पहले सुमेरियन भाषा आई, फिर अक्कदी भाषा आई, फिर आरामाइक भाषा आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखना। आगे देखते हैं। देखो अगला जो टॉपिक वो है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। अब हम इसका भूगोल कर में चर्चा कर लेते हैं। अगर मेसोपोटामिया का पूर्वोत्तर भाग में बात करें, पूर्वोत्तर का मतलब होता है उत्तर और पूर्व। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये उत्तर और ये पूर्व, इस वाले हिस्से की बात हो रही है। मेसोपोटामिया अगर इस हिस्से में बांट देते हो, देखो पूर्वोत्तर भाग की बात करें तो यहाँ पे जो हरे भरे और ऊंचे नीचे मैदान थे, पर्वत श्रृंखलाएं थी, और यह प्राप्त वर्षा के कारण जो है यहाँ पे प्राप्त रूप से वर्षा होती थी। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच ही खेती शुरू हो गई थी। ठीक है, याद रखना ये। इसके अलावा उत्तरल भाग की बात करें, इस उत्तरल हिस्से की बात करें तो यहाँ पे क्या स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे। और यहाँ की जो लोग आजीविका का जो मुख्य साधन था वो क्या था, भेड़ बकरी का पालन करना था यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है तो यहाँ पे घास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, तो मवेशियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी थी, जिसके कारण यहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय था आजीविका का वो यहाँ पे था, तो पशुपालन ही था। इसी तरह उत्तर पूर्व में क्या था, खेती था। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी भाग की बात करें तो दजला की जो सहायक नदियां हैं, ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का एक बेहतरीन प्राकृतिक संसाधन, मतलब एक साधन के रूप में यूज होता था पूर्वी भाग मेसोपोटामिया का। इसके अलावा दक्षिणी भाग की बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण यही है, तो जो ये हिस्सा है एक रेगिस्तान है। फरात और दजला की जो नदियां हैं पहाड़ों से उपजाऊ गाद, मतलब जो मिट्टी होती है वो लाकर यहाँ पे जमा करती है इस रेगिस्तान में, जिससे जो यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक उपजाऊ जो ये रेगिस्तान है यहाँ पे एक उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। और यहीं पे सर्वप्रथम नगरों और लेखन प्रणाली का भी विकास देखने को मिलता है। मतलब मेसोपोटामिया में जो सबसे महत्वपूर्ण शहर की बात करें वो दक्षिण वाले क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, दक्षिण वाला भाग होता है। हालांकि रेगिस्तान था लेकिन फिर भी जो क्या होती है, तो जो दजला और जो फरात नदी है ये अपने साथ पहाड़ों से जब निकल के आती है, इस रेगिस्तान में प्रवेश करती है, तो ये यहाँ पे उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है, जिसके कारण यहाँ पे जो खेती वगैरह होती है बहुत अच्छी होती है। और यही रीजन रहता है कि यहाँ पे नगरों का भी धीरे धीरे विकास होता गया, और जो लेखन प्रणाली है वो उसका भी जो विकास है वो दक्षिण वाले हिस्से में ही देखने को मिला। अब देखो यहाँ मुख्यतः गेहूं, जौ, मटर, मसूर की खेती की जाती थी, इन सब चीजों की खेती की जाती थी। और इसके अलावा भेड़ बकरी को पालने से भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं हमें मिला करती थी। इसके अलावा नदियों से लोग क्या है, यहाँ पे मछली वगैरह भी पकड़ा करते थे। तो ये सारी चीजें हमने इसका भूगोल को देखा, मेसोपोटामिया के भूगोल को हमने। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है शहरीकरण का महत्व। ठीक है, मेसोपोटामिया जो शहरीकरण हुआ था उसका महत्व क्या क्या है। तो देखो, शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त, ठीक है, खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां बढ़ने से उच्च
उस जो स्थान का जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है लोगों की जो आबादी वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर जी हम क्या है, खाद्य उत्पादन जैसे खेती के अलावा जब अन्य गतिविधियां होती हैं तो लोग आजीविका के साधन वहां पे इकट्ठा होने लगते हैं, और जब लोग इकट्ठा होने लगते हैं तो धीरे धीरे ये जो होते हैं ये कस्बे का रूप ले लेते हैं, और यही कस्बा आगे चल के क्या है, शहर में बदल जाता है। तो इस प्रकार से शहर का निर्माण होता है। और इसके महत्व की बात करें कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलती है, जो पहली चीज है वो क्या है, यहाँ पे देखने को मिलती है वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन। जो शहर है वो वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन का हब हुआ करता था। ठीक है, देखो शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन हो रहा है शहरों के अंदर, ये इसका महत्व है शहरों का। इसके अलावा शहरों में श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य है। ठीक है, शहर के लोग जो है आत्मनिर्भर नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें शहर के अन्य लोगों पे या फिर गांव के लोगों पे निर्भर होना पड़ता था। देखो, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। यहाँ पे श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, एक जो व्यक्ति है वो मुद्रा का निर्माण करता है। अब देखो, मुद्रा का निर्माण करने के लिए अलग अलग चीजें अलग अलग आती है, जैसे प्रमुख औजारों की जरूरत पड़ती है, तो जो औजार बनाने वाला कोई और है। अब जैसे जिस धातु से औजार बनाया जा रहा है, जिस पत्थर से बनाया जा रहा है, तो उस पत्थर को लाने वाला व्यक्ति कोई और है। ठीक है, इसी प्रकार से जो इसमें नकाशी करने वाला है, उस पर नकाशी करने वाला व्यक्ति कोई और है। तो एक ही काम, जैसे कोई भी एक काम है, उसको जो करने वाले लोग हैं वो अलग अलग है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे श्रम विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो या फिर जो शहर के लोग हैं ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, इनको जो नगर के अन्य लोग हैं या जो गांव के लोग हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता था। इसे कहता है श्रम विभाजन, काम का बंटवारा करते हैं। तो शहरों में ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला है सामाजिक संगठन। शहरों में सामाजिक संगठन भी देखने को मिलता है, और इनकी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है शहरों के अंदर, क्योंकि ये करते क्या है, देखो व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए एक संगठित प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती थी शहरों में। कहने का मतलब है, शहरों में देखो, शहरों में जो व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए एक प्रमुख रूप से व्यापारी वर्ग होता था। ठीक है, जो कि इन सब चीजों को संचालन करता था। इसके अलावा शहर, गांव से जो शहरों में माल आता था उसकी देखरेख करना, उसका भंडार करना, उसको इकट्ठा करना, इसके लिए अलग से श्रेणी हुआ करते थे जो इन सब चीजों को देखा करती थी। तो सामाजिक संगठन का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता था। इसके अलावा विदेशी व्यापार है, जिस मान लेते हैं एक शहर से दूसरे क्षेत्र में शहर व्यापार करना है, तो व्यापार डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता था। जो ये सामाजिक संगठन इनसे कांटेक्ट करता था, और ये जो संपर्क करते थे अन्य शहरों से। इस प्रकार से बिचौलिया वर्ग का काम वगैरह किया करते थे। तो सामाजिक संगठनों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगली विशेषता है लिखित हिसाब किताब। शहरों में ये भी क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर ही लेखन जो कला है इसका विकास हुआ था, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे लिखित हिसाब किताब रखा जा रहा है, क्योंकि व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो इसका लिखित जो हिसाब किताब वो भी देखने को यहाँ पे मिलता है। शहरी अर्थव्यवस्था में व्यापारी तथा अन्य लोग अपने हिसाब किताब का लिखित रूप में रखा करते थे, जिसके लिए वे मिट्टी की पट्टिका का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि कागज तो था नहीं, तो मिट्टी की पट्टिका का यूज होता था। ये मिट्टी की पट्टिका कुछ इस प्रकार से होती थी। ठीक है, जिसको जब गीला होता था उसी के नुकीले जो सरकंडे वगैरह होते थे उनसे इस प्रकार से कोई चीजें लिख दिया करते थे। तो इस तरीके से हमें लिखित हिसाब किताब भी देखने को मिल रहा है शहरों में। इसका अगला जो टॉपिक वो है शहरों में माल की आवाजाही। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या मिलता है पढ़ने को। तो मेसोपोटामिया जो है खाद्य संसाधनों में संपन्न था, क्योंकि जो मेसोपोटामिया के दक्षिण वाला हिस्सा है, फरात और जो दजला नदी है, वो अपने साथ गाद मिट्टी लेकर आती है, रेगिस्तान वाले इलाकों में छोड़ देती है, जिसके यहाँ पे क्या है, एक उपजाऊ भूमि का निर्माण हुआ, जिससे यहाँ पे खेती जो होता है वो प्रमुख होता है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे खेती होता है। तो यहाँ पे खाद्य संसाधनों का कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव है। यहाँ पे मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन भरपूर मात्रा में, लेकिन खनिज संसाधन का अभाव है। और यहाँ पे औजार, मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की भी कमी है, इन सब चीजों की भी कमी है, क्योंकि इस समय तक लोहे का उपयोग होता नहीं था, तो प्रमुख जो पत्थर होते थे उन्हीं का यूज होता था। यहाँ पाई जाने वाली जो खजूर और जो पोपलर के पेड़ हैं, मतलब मेसोपोटामिया जो जहाँ स्थित है वहाँ पे खजूर और पोपलर जो ये पेड़ है ये प्रमुख रूप से उपलब्ध होने वाले पेड़ थे। लेकिन जो इनकी लकड़ियाँ थी, देखो जो इनकी लकड़ियाँ वगैरह हो गई थी, ये नाव, गाड़ियाँ तथा पहिए बनाने के लिए यूज में नहीं लाई जा सकती थी, ये बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। इसलिए क्या होता था कि जो मेसोपोटामिया वासी लोग होते थे, इनको लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना तथा विभिन्न प्रकार के पत्थरों को
तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगवाना पड़ता था। मतलब आस पड़ोस के जो देश उनसे इनको मंगवाना पड़ता था, क्योंकि तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों के पास खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में थे, लेकिन खाद्य संसाधन की कमी होती थी। यही रीजन रहता है कि यहाँ पे विदेशी व्यापार देखने को मिलता है। मतलब मेसोपोटामिया जो लोग हैं वो इनसे जो प्रमुख धातु जो चीज यहाँ पे कमी है उन सब चीजों को मंगाते और अपने यहाँ से खाद्य संसाधनों को निर्यात कर देते, भेज देते। इस प्रकार से हमें विदेशी व्यापार देखने को मिलता है। देखो, इन सभी चीजों के लिए मेसोपोटामिया वासी अपना कपड़ा तथा कृषि उत्पाद को उन्हें निर्यात किया करते थे। ठीक है, और इस तरह का जो व्यापार है तभी संभव हो सकता है जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो। ठीक है, शहरों में सामाजिक संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी हो, और ये जो विदेशी व्यापार तभी संभव हो सकता था जब शहरों के अंदर क्या है, एक सामाजिक संगठन हो जो इन सब चीजों की देखरेख में करता हो और विदेशी व्यापार को देखता हो। इसके अलावा यहाँ परिवहन का सबसे अच्छा जो साधन हुआ करता था वो जल मार्ग हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि जो वो नदियां होती थी, नदियों की धारा और हवा, क्योंकि जो नाव वगैरह होती थी वो होती क्या है, नदियों की धाराओं के द्वारा चलती थी और हवाओं के चाल पे चलती थी। ठीक है, हवा जिस दिशा उस हिसाब से चलती थी, जिसके लिए कोई खर्चा वगैरह भी नहीं आता था। तो जो सबसे प्रमुख और जो सबसे किफायती जो साधन हुआ करता था वो जल मार्ग हुआ करता था। इसके अलावा लोग क्या है, जैसे अगर ये मान लेते एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, जल मार्ग का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भूमि मार्ग का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या था, भूमि मार्ग का यूज करने में ज्यादा खर्चा आता था। मान लेते हैं घोड़ों पे या गधों पे एक शहर से दूसरे शहर सामान लेकर जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये होगा कि सामान कम जाएगा। दूसरी बात, मान लेते हैं गधों को या घोड़े को लेके जाएंगे तो उनके चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, उनकी देख रेख के लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह के खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता था। लेकिन जल मार्ग एक किफायती और सस्ता साधन होता था, जिसमें एक बार में बड़े मात्रा में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान चल भी जाता था, इसके साथ साथ खर्चा भी कम आता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है लेखन कला का विकास। ठीक है, इसमें देखते हैं कि लेखन कला किस प्रकार से विकसित हुई, क्या क्या चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई थी वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी। जो सबसे पहली पट्टिका मतलब वो इस प्रकार का चौकोर सा एक मिट्टी का पात्र, मतलब पात्र तो नहीं, मिट्टी का बनाया जाता था। ठीक है, जिसे पट्टिका कहते हैं, और इस पे चीजों को लिखा जाता था। तो वो 32वीं ईसा पूर्व की थी, याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है, डेटा है। ठीक है, उसमें चित्र और चिन्ह और संख्याएं भी थी। उसमें चित्र थे, चिन्ह थे और संख्याएं थी, जिसमें बैलों को, मछलियों को और रोटियों आदि की लगभग 500 सूचियां मिली हैं, जो वहां के दक्षिण शहर उरुक के मंदिर में आने वाले और वहां से बाहर जाने वाली होगी। मतलब जो पट्टिका मिली है उसमें हमें चित्र मिला है, चिन्ह मिला है, संख्याएं मिली हैं। इसके अलावा बैल, मछली, रोटी आदि की लगभग लगभग 5000 सूचियां मिली यहाँ पे, 5000 सूचियां, जिसका अंदाजा ये लगाया गया होगा कि वहां पे एक शहर था उरुक। ठीक है, उरुक जो कहता है मतलब शहर था, उस शहर में मंदिर भी था। तो वहां पे जो मंदिर होते थे उसमें आने जाने जो लोग उनकी मतलब उनके बारे में इन सब चीजों को दर्शाया गया होगा। इसके अलावा लेखन कला तभी शुरू हुआ था जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब किताब है वो रखना जरूरी पड़ा। अब शहरों का निर्माण हो गया था, व्यापार भी हो रहा था, तो इसमें क्या है, यही रीजन रहता है कि यहाँ पे लेखन कला का भी विकास हुआ, क्योंकि लोगों को अपने जो सामान है उनकी लेन देन रखना, ठीक है, किसको कितने में दिया, किसको कितने में क्या खरीदा, किससे कितना लेना है, इन सब चीजों को जब जरूरत पड़ी रखने, हिसाब किताब रखने की, तब जाके लेखन कला का यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। देखो, अगला है कि जो मिट्टी की जो पट्टिका भी हमने पढ़ा, उसकी बनाने की विधि क्या है, किस प्रकार से बनाई जाती थी। तो जो लिपिक है, लिपिक जो मतलब ये पट्टिका को बना रहा है, लिपिक सबसे पहले गीली मिट्टी को सानकर एक ऐसे आकार की पट्टिका बनाता जिसे आसानी से हाथ से पकड़ा जाता। वो बेसिकली कुछ इस प्रकार की पट्टिका हुआ करती थी चौकोर में, ठीक है, जिसको आसानी से हाथ से पकड़ा जा सके। वह उसकी सतह को चिकना करता। इसके बाद वह गीली सतह पर ही सरकंडे की नोक से कीला अक्षर चिन्ह बनाता। सरकंडे मतलब पतली सी नोक वाली कोई डंडी वगैरह टाइप कुछ लेके उस पे चिन्ह वगैरह उत्कीर्ण करता, उसको बनाता। और पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था, जिससे वह पक्की हो जाती थी और उस पर लिखा हुआ रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता था। इसके अलावा एक बार जब इसका यूज कर लिया जाता तो इसको फेंक दिया जाता था। ये रीजन रहता है कि जब मेसोपोटामिया की खुदाई की गई, सभ्यता की खुदाई की गई, तो यहाँ पे बहुत सारे पट्टिकाएं देखने को मिलते हैं, जो इस बात की दर्शाते हैं कि एक बार जिस पट्टिका का यूज हो जाता था तो उसको वो यूजलेस हो जाता था, उसको फेंक दिया जाता था। ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें पट्टिका देखने को मिलती है मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर। इसके अलावा 2600 ईसा पूर्व के आसपास तक लेखन का इस्तेमाल स्थायी हिसाब किताब रखने के अलावा अन्य कार्य के लिए भी किया जाने लगा।
2600 ईसा पूर्व के आसपास तक आते थे। ठीक है, देखो 3200 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व के आसपास हमें पहली पट्टिका मिली है, और 2600 ईसा पूर्व आते आते, ठीक है, क्योंकि ईसा पूर्व क्या होता है, पहले बड़ी डेट से छोटी डेट की तरफ चलती है। ईसी में क्या होता है, हमेशा छोटी डेट से बड़ी डेट की तरफ चलती है। ठीक है, जैसे मान लेते 2000 आया, फिर 2000 सन 2001 आएगा, तो एक साल का गैप इस तरह से चलेगा। ये ईसवी है। ईसा पूर्व में ठीक है इसका उल्टा होता है। ठीक है, जैसे पहले आएगा 3200 ईसा पूर्व आएगा, फिर 1000 साल बीतेगा, ठीक है, मतलब 100 साल बीतेगा तो 3100 ईसा पूर्व आएगा, फिर 100 साल बीतेगा तो 3000 ईसा पूर्व आएगा, फिर 2900 ईसा पूर्व आएगा। इस तरीके से 2600 ईसा पूर्व तक आते आते लेखन का जो इस्तेमाल है अब हिसाब किताब के अलावा अन्य कार्यों के लिए किया जाने लगा, जिसमें शब्दकोश देखने को मिलता है, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने में मिलता है, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए मिलता है, और आम जनता के लिए संदेश को जारी किया जाता था। तो इन सब कामों के लिए भी यूज होने लगा अब ये पट्टिका। इसके अलावा एक नंबर पर पूछ सकते हैं, याद रखना, जो क्यूनिफॉर्म है या जो कीलाकार है, ये लातीनी शब्द क्यूनियस से बना है, जिसका अर्थ होता है खूंटी, और फॉर्मा जिसका अर्थ होता है आकार, से बना है। ठीक है, एक नंबर पर याद रखना, पूछ सकता है। आगे देखते हैं, अगला है लेखन प्रणाली। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, मेसोपोटामिया के लेखन में जिन कीलाक्षर चिन्हों का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी में MEI, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते कोई सा भी एक ऐसा चिन्ह बना दिया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसा चिन्ह बना दिया, तो जो ये एक अकेला एकमात्र ऐसा चिन्ह है ना, जैसे हम वर्तमान में क्या है, जैसे देखो हमने लिखा A, तो A केवल एक अक्षर है, B केवल एक अक्षर है, तो उसी प्रकार से उस टाइम पे जैसे जो मान लेते जो ये चिन्ह बनाया, इसका कोई एक मतलब ये कोई एक जो हमने कुछ ऐसा चिन्ह बनाया, इसका मतलब कोई एक वर्ण नहीं होता था, या फिर एक कोई अक्षर नहीं होता था, ये पूरा पूरा एक तरह का शब्द होता था। ठीक है, लेकिन जो होता था क्या थे, अक्षर, अक्षर मतलब यहाँ पे एक शब्द से है, कहने का मतलब जैसे आज हम केवल एक अक्षर लिखते हैं, जैसे A और B, तो उस समय केवल एक चिन्ह का मतलब कोई एक अक्षर या फिर मतलब कोई एक वर्ण नहीं है, पूरा पूरा मतलब एक तरह का पूरा पूरा एक शब्द से है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेखन प्रणाली उस समय की बहुत ज्यादा जटिल हुआ करती थी। देखोगे तो इस प्रकार जो मेसोपोटामिया के जो लिपिक है, उनको सैकड़ों चिन्हों को सीखना पड़ता था, और उसे गीली पट्टिका पर सूखने से पहले ही लिखना पड़ता था, क्योंकि एक बार जब पट्टिका सूख जाती थी तो उसको संशोधित कर पाना बहुत मुश्किल होता था। लिखने वाला जो काम होता था बहुत ही कुशल माना जाता था। ठीक है, बहुत कुशलता से करना पड़ता था, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण भी यहाँ पे माना जाता था। ये रीजन रहता है कि जो मेसोपोटामिया में जो साक्षरता दर वो बहुत कम थी। देखो आगे ना, वो साक्षरता की बात करें, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे थे, साक्षरता इस चीज को बताती है, पढ़े लिखे लोगों को बताती है साक्षरता। तो देखो मेसोपोटामिया में देखोगे तो बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि आपको सैकड़ों चिन्हों को सीखना पड़ता था, तो बहुत जटिल काम हुआ करता था। तो ये रीजन रहता है कि जो मेसोपोटामियन लोग हैं बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, और क्योंकि क्या होता था यहाँ पे चिन्ह और प्रतीकों जो सैकड़ों में थे और अधिक जटिल और पेचीदा भी थे, तो इस प्रकार से ये रीजन रहता है कि बहुत ही कम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे थे। ठीक है, अगला है लेखन का प्रयोग। वही बात है, देखो लेखन का क्या क्या प्रयोग था, तो स्थायी हिसाब किताब रखने के लिए, राजा के कार्यों की व्याख्या करने के लिए, शब्दकोश को बनाने के लिए, आम जनता के लिए कानून की व्याख्या करने के लिए, भूमि हस्तांतरण कानूनी मान्यता देने के लिए, संदेश को दूर दूर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए, तो ये प्रमुख काम थे मतलब लेखन प्रणाली के। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसके बाद के जितने भी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। इस प्रकार आप चाहो तो साथ ही साथ इसके नोट्स बना सकते हो। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने चीज़ों को कवर कर रखा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।